अब 10th क्लास के एनसीईआरटी शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। चैप्टर 1 है सत्ता की साझेदारी, जिसमें हमें बेल्जियम का जिक्र देखने को मिलता है। बेल्जियम बॉर्डर करता है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ, जिसका असर बेल्जियम की बोले जाने वाली भाषाओं पर दिखाई देता है। जो फ्लैमिश क्षेत्र है बेल्जियम का, वहाँ पे 59% आबादी डच बोलती है। वेलोनिया क्षेत्र जो है वहाँ पे 40% आबादी फ्रेंच बोलती है और 1% जर्मन स्पीकर्स हैं बेल्जियम के अंदर। जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। एंड वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट चलती है, सामुदायिक सरकार चलती है, जिसमें इन 3 भाषा बोलने वाले समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जो बेल्जियम की ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें डच भी है, फ्रेंच है एंड जर्मन, ये तीनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस है अब बेल्जियम की। एंड जो ईयू का संसद है, ईयू का पार्लियामेंट है जो यूरोपियन यूनियन का, वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ओके, तो ये बेल्जियम के बारे में इस चैप्टर के अंदर जिक्र देखने को मिलता है। फिर श्रीलंका का जिक्र देखने को मिलता है जो 1948 में आज़ाद हुआ था। एंड वहाँ पे 2 समुदाय है, सिन्हली और तमिल, और यही भाषा वहाँ पे बोली जाती है, सिन्हली एंड तमिल। 18% जो तमिल है वहाँ पे, जिसमें से 13% श्रीलंकाई मूल के तमिल है एंड 5% भारतीय मूल के तमिल है, जिन्हें ब्रिटिशर्स लेके गए थे कभी ना कभी वहाँ पर। जो 70 मेजोरिटी है वो थोपी गई थी, जिसके वहाँ चलते वहाँ पे विरोध उत्पन्न होता है 1980s के अंदर। एंड लिट्टे एक संगठन खड़ा होता है जो हथियार उठा लेता है श्रीलंकाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लिट्टे का अर्थ है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। जो इलम का मतलब होता है सरकारी, तमिल सरकार की मांग कर रहे थे, ऊपर नॉर्थन श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे वहाँ पर। एंड उस टाइम की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी, वो इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड साइन करते हैं 1987 के तहत अंदर, जिसके तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स उतार दी जाती है श्रीलंका में लिट्टे के अगेंस्ट। जिसके कारण ये होता है कि राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है 1991 के अंदर, बॉम्ब ब्लास्ट करके उन्हें मार दिया जाता है। ओके, तो ये श्रीलंका का जिक्र है यहाँ पे। एंड श्रीलंका जो चैप्टर में जुड़ा हुआ था मामला, तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर ये था हमारा। इसमें लेबनान का जिक्र भी मिलता है एक जगह, लेबनान की राजधानी बैरूत है, आप इतना ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 है जो संघवाद है। संघवाद क्या होता है? बेसिकली सत्ता का बंटवारा। शासन व्यवस्था, अगर 2 या 2 से अधिक स्तर है तो वो संघीय शासन व्यवस्था है, और अगर एक ही स्तर है तो वो एकात्मक शासन व्यवस्था है। जो संघीय शासन व्यवस्था है उसकी खासियत क्या है? इसमें क्या है कि 2 स्तर पर सरकारें होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। एंड भारत के अंदर 3 स्तर पे सरकारें हैं। एक तो ग्राउंड लेवल पे पंचायत, नगर पंचायत बोल सकते हैं हम, नगर पालिका जिसे बोलते हैं, ग्राम पंचायत और नगर पालिका ग्राउंड लेवल पे। देन उससे ऊपर राज्य सरकार है, देन उसके ऊपर केंद्र सरकार है। ठीक है। और संविधान में ना बिल्कुल क्लियर मेंशन किया होता है कि किसके पास क्या पावर्स है, कौन किन टॉपिक्स के ऊपर काम करेगी। तो ये फेडरलिज्म का रूप है। एंड सबके इनके अपने अपने काम करने के लिए जैसे बात है पैसा चाहिए, एंड पैसा टैक्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं। तो अलग अलग सोर्सेज मेंशन कर रखे हैं जहाँ से टैक्स लगा के अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जो संघवाद का उद्देश्य है, संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? वो ये है कि देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ओके। संघीय शासन व्यवस्थाएं 2 तरीकों से गठित होती है आमतौर पर। 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना, जैसे यूएसए के अंदर किया गया, स्विट्जरलैंड के अंदर किया गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया है। एंड वहीं पे दूसरी तरफ इंडिया का एग्जाम्पल है, जैसे एक ही बड़ा देश है और अपनी आंतरिक विविधता के कारण उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन कर दिया गया है भाषीय आधार पर भारत के अंदर। तो फिर राष्ट्रीय राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा है, जैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन में किया गया है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। केंद्र सूची, जिसे संघ सूची भी कहा जाता है, जिसमें देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है। देश में इन पर एक समान एक ही तरह की नीतियों की ज़रूरत है, इसलिए इन्हें केंद्र सूची में रखा गया है। वहीं पे दूसरी तरफ राज्य सूची है, जिसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि व सिंचाई जैसे प्रांतीय व स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। फिर है समवर्ती सूची, जिसपे शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना व उत्तराधिकार जैसे विषय है। इन विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। अगर कोई विवाद होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, ना कि राज्य सरकार का। और एक विशिष्ट सूची बोल सकते हैं आप, स्पेशल, क्योंकि उस टाइम पे जो विषय थे सामने वो तो मेंशन कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर,
जो जैसे अभी बाद में इंटरनेट आ गया, देन उससे जुड़े कुछ मामले हैं, तो जो भी विशिष्ट मामले उन पे केंद्र का दबदबा है, एक तरीके से वो बना सकते हैं कानून उस पर। तो भारत के अंदर 22 अनुसूचित भाषा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हिंदी राजभाषा है जो 40% भारत के लोग बोलते हैं, उनकी मातृभाषा है। 40% भारतीय लोगों की 1991 की जनगणना के हिसाब से। राज्यों की भी अपनी अपनी राजभाषाएं हैं, जैसे असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु व उर्दू। एंड हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं उनमें बांग्ला है 8.3%, तेलुगु 7.9%, मराठी 7.5%, तमिल 6.3%। एंड ये सब 1991 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। अभी 2011 की लेटेस्ट है, क्योंकि 21 की पेंडिंग थी, होनी थी, और कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी, तो एक बार अपडेट कर लेंगे, इसको देखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया, जिसके बाद विभिन्न राज्य सामने आए हमारे भाषा के आधार पर बने। ज़्यादा भारत में विकेंद्रीकरण को पढ़ते हैं अभी। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, इस प्रक्रिया को ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते हैं इसे। 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। वो तीसरा स्तर कौन सा है? पंचायतें, ग्राम पंचायतें और नगर पालिका। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जो थर्ड स्तर है वो स्थानीय शासन पे है, जिसमें पंचायत व नगर पालिका, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। जो संशोधन हुआ उसमें क्या क्या शामिल किया गया कि नियमित चुनाव होंगे नगर पालिका और पंचायतों के लिए। सदस्य तथा पदों में SC, ST एंड OBC सीटें तथा 1/3 मतलब 33% महिला पद आरक्षित है, जो SC, ST एंड OBC की सीटों पर भी लागू होता है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य एक चुनाव आयोग गठित करेगा पंचायत चुनाव करवाने के लिए या नगर पालिका चुनाव करवाने के लिए, वो कंडक्ट करेगा। जो राज्य का कुछ हिस्सा होगा, राजस्व का कुछ हिस्सा होगा, राज्य सरकारें वो पंचायतों को, नगर पालिकाओं को देंगी अपना कार्य करने के लिए। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। पंचायती राज, प्रत्येक गांव या कुछ गांव मिलकर एक समूह में एक ग्राम पंचायत होती है। उसके कई सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष, जिसे सरपंच बोला जाता है, वो होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति का गठन होता है। मंडल, प्रखंड स्तरीय पंचायत कहा जाता है। ब्लॉक, पहले ग्राउंड लेवल पे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसे जिला परिषद और जिला पंचायत भी कहा जाता है। तो ये 3 स्तर पे पंचायत है, उसका जिक्र मिलता है। शहरों में नगर पालिका है, जिसका प्रमुख नगर पालिका प्रमुख होता है, जो एक निर्वाचित प्रतिनिधि है। दूसरी तरफ बड़े शहरों में नगर निगम का जो प्रतिनिधित्व है, मेयर, वहाँ पे मेयर का चुनाव होता है। ग्राम पंचायतों व नगर पालिकाओं में 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। तो भारत के अंदर टोटल 36 लाख सरपंच बनते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं, मेयर बनते हैं या नगर पालिका प्रमुख बनते हैं। अब काउंसलर्स जिन्हें बोलते हैं। अब चैप्टर 3 पे आते हैं, जहाँ पे लोकतंत्र और विविधता। चैप्टर 3 है लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। मैक्सिको ओलंपिक्स की कहानी देखने को मिलती है। 1968 में मैक्सिको के अंदर ओलंपिक्स हुए थे। अभी 2024 में फ्रांस में होने हैं, 2020 में टोक्यो में हुए थे, जिसके अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था जैवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, जो कि फर्स्ट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इंडिया का गोल्ड मेडल है ट्रैक एंड फील्ड के अंदर, एथलेटिक्स के अंदर। जिसमें मैक्सिको में ओलंपिक्स होते हैं, वहाँ पर टॉमस स्मिथ एंड जॉन कार्लोस जो होते हैं अफ्रो अमेरिकन हैं, जिन्होंने गोल्ड जीता था, ब्रोंज जीता था। वो 200 मीटर रेस के अंदर वो वहाँ पे विरोध शो करते हैं अपना, नंगे पैर पोडियम पे खड़े होके, अपना हाथ ऊपर उठा के। अश्वेत शक्ति आंदोलन चल रहा था 1966 से 75 तक चला। वो नागरिक अधिकार आंदोलन चला अमेरिका के अंदर 1954 से 1968, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लीड करा था। जो ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन थी ने स्मिथ और कार्लोस के मेडल वापस ले लिए राजनीतिक बयान देने के लिए। पीटर नोमैन जो इन्होंने समर्थन में मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर समर्थन दिया था, उन्हें ऑस्ट्रेलियन टीम में जगह नहीं दी गई, क्योंकि जो सिल्वर मेडलिस्ट थे पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने भी समर्थन दिया था, ह्यूमन राइट्स का बैच लगा लिया था, तो उन्हें भी ऑस्ट्रेलियन टीम ने निकाल दिया अपनी टीम से। स्मिथ एंड कार्लोस सेन होज स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र थे। 2005 में इनकी 20 फीट ऊंची मूर्ति वहाँ पर लगवाई गई है। इन्होंने वहाँ पे समान नागरिक अधिकारों के लिए एक तरीके से अश्वेत लोगों के खिलाफ जो गलत हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इस तरीके से शो करा था अपना रेजिस्टेंस। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है।
हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। स्वीडन में एक समरूप समाज है, राजनीतिक विभाजन विखंडन को जन्म देता है। और नॉर्दर्न आयरलैंड में से 53% प्रोटेस्टेंट है एंड 44% रोमन कैथोलिक है। जो यूनियनिस्ट है, प्रोटेस्टेंट्स एंड रोमन कैथोलिक नेशनलिस्ट पार्टी को समर्थन करते हैं। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वहाँ पर 1998 में ब्रिटेन में नेशनलिस्टों के बीच समझौता हुआ, हिंसक आंदोलन बंद हो गया क्योंकि आयरलैंड लगातार अपना खुद का मांग कर रहा था आज़ादी की, तो उसको लेके वहाँ पे चल रहा था ब्रिटेन के साथ झगड़ा उनका। चैप्टर 4 है यहाँ पे जाति धर्म और लैंगिक मसले। भारतीय समाज जो है पितृ प्रधान है, पेट्रियार्की है। इधर पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है समाज के अंदर, पुराने टाइम से चलता आ रहा है, अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे माइंडसेट लोगों का, तो काफ़ी फ़र्क है। एजुकेशन बहुत कुछ चेंज ला सकती है सोसाइटी के अंदर, तो वो उसका रूप है, अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। महिला साक्षरता दर भारत में सिर्फ 54% है और पुरुष 76% है 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग। 2011 में आंकड़े बेहतर हुए हैं, जो अभी होने वाली है उसमें और बेहतर आंकड़े देखने को मिलेंगे, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात 800 से भी कम स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर 2001 के अकॉर्डिंग। 2011 में हालत सुधरी है और 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी लॉन्च की गई थी हरियाणा के पानीपत में ही, शुरुआत वहाँ से हुई थी, अभियान शुरू हुआ था। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष से रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, ये एक फैक्ट दिया गया है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि औरतें बाहर भी काम करती है, घर में भी काम करती है, तो डबल एक तरीके से कार्य करती है। विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। आबादी में 50% हिस्सा रखने वाली लगभग महिलाओं को विधानसभाओं में सिर्फ 5% हिस्सेदारी मिली है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में 1/3 आरक्षित सीटों की मांग महिलाओं द्वारा हमेशा की जा रही है। पंचायतों में तो मिली हुई है मगर लोकसभा राज्यसभा में नहीं मिली है। पंचायती राज के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है जो मैं बता चुका हूँ आपको। असांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत गलत है। सांप्रदायिकता अपने ही देश को खोखला करने का काम करती है। बहुसंख्यकवाद का जन्म होता है सांप्रदायिकता से, और धर्मनिरपेक्ष शासन संविधान की बुनियाद है। मोस्टली आप स्टेट्स को देखेंगे जो इनका एक स्पेसिफिक रिलीजन है, अगर उनके पास कोई लाइक नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है ना जिनको बेच के उनकी इकोनॉमी चलती रहे, तो बहुत बड़ी मुसीबत में वो आएंगे। पाकिस्तान इसका सबसे तगड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। अब किसी भी एक कंट्री को उठा के देख लें जो एक रिलीजन के ऊपर बेस्ड वहाँ पे चल रहा है एंड उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है जिससे वो सस्टेन कर पाए, क्योंकि ऐसा कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है, वो आज कोलैप्स होने की कगार पे खड़े हैं। जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। पेशे का अतिवादी व स्थायी रूप जाति है और इसका आधार वर्ण व्यवस्था है। जातिगत राजनीति वोट बैंक पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती है। तुम्हें अब गलती सुधारनी होगी, या तो देश छोड़ो या युद्ध करो। ये बाबूराव बागुल की कविता है, उनका अप्रकट रंग भेद उसका अंश है ये। तो चैप्टर 5 पर आते हैं जिसका टाइटल है यहाँ पे जनसंघर्ष और आंदोलन। 2005 में नेपाल का राजा ज्ञानेंद्र जो है फरवरी 2005 में पीएम को अपदस्थ करके सरकार को भंग कर देता है। 2006 अप्रैल में जन आंदोलन की शुरुआत होती है। 7 पार्टी अलायंस बनता है जो बंद की घोषणा करता है एंड 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का लास्ट डे होता है। राजा द्वारा 3 मांगों को माना जाता है। उस दिन एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। इस जन संघर्ष को नेपाल का लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया। ओके, अब यहाँ पे नेपाल का जिक्र मिल गया और बोलीविया का जिक्र यहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे जल युद्ध चला। वर्ल्ड बैंक ने सरकार पर नगरपालिका द्वारा जल आपूर्ति छोड़ने का दबाव डाला। जैसा पता है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ये ब्रिटेन के ट्विंस हैं एंड इनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है अल्प विकसित देशों को या विकासशील देशों को वहाँ से फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए, फंडिंग लेने के लिए। तो वो कुछ कहते हैं कि ये सब्सिडीज़ मत दो, हम तब पैसा देंगे, तो वो सारी पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे। तो कोच बम्बा शहर है वहाँ का, जलापूर्ति के लिए अधिकार एमएनसी को बेच दिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिए और वो 4 गुना कीमत की बढ़ोतरी कर दी उन्होंने, जिसके विरुद्ध वहाँ पे आंदोलन और हड़ताल शुरू हो जाता है। सन 2000 की बात है ये। एंड फेडेकोर नेतृत्व करते हैं इस आंदोलन का। जनसंघर्ष के उपरोक्त उदाहरण लोकतंत्र व लोकतंत्र में जनता की ताकत दिखाते हैं। लोकतंत्र का जनसंघर्ष के विकास के जरिए विकास होता है। तो आंदोलन जो है
वो लोकतंत्र का विकास करने में ही मदद करते हैं, एक तरीके से लोगों की ताकत दिखाते हैं। तो ये आंदोलन होता है, फिर बाद में वहाँ की बोलीविया की जो सरकार है वो हटा देती है उस चीज़ को, बहाल कर देती है वापस से अपनी सप्लाई। 1987 कितिको हिच्चिको तोड़ो और रोपो, तो इसका अर्थ है, ये कर्नाटक में आंदोलन हुआ था कितिको हिच्चिको, जिसका अर्थ है तोड़ो और रोको। 1987 में पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन है ये। 1984 में कर्नाटक सरकार ने पल्प वुड लिमिटेड नाम की कंपनी, जो 1,30,000 हेक्टेयर जमीन 40 साल के लिए मुफ्त में दे दी गई। ठीक है, और कंपनी ने इस जमीन पर यूकलिप्टस के पेड़ लगाने शुरू किए, जिसमें जैसे कागज बनता है। इसी जमीन का प्रयोग किसान जानवरों के लिए चारागाह के तौर पर भी करते थे। अहिंसक प्रतिरोध करते हुए उन्होंने यूकलिप्टस के पेड़ तोड़े और अपने फायदे के पेड़ लगाए। तो ये था कितिको हिच्चिको आंदोलन, तोड़ो और रोको आंदोलन, कर्नाटक 1987। अब बाम सेफ का जिक्र देखने को मिलता है हमें यहाँ पे, जो कि कांसीराम जी के द्वारा बनाई गई एक संस्था थी, जो माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस के हकों की मांग करती थी। सरकारी कर्मचारियों का बनाया संगठन था, जो बाद में जाके बीएसपी के जनक बनते हैं, बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत करती है। तो बाम सेव की फुल फॉर्म है यहाँ पे बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। एक सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। सामाजिक न्याय व सामाजिक समानता हासिल करना इनका उद्देश्य है। जमीन नहीं तो वोट नहीं, इंडोनेशिया 2004 में ये मांग उठी, ये नारा चला वहाँ पर, जमीन नहीं तो वोट नहीं, इंडोनेशिया के अंदर 2004 में। जो 15,000 भूमिहीन किसान थे, उन्होंने आंदोलन किया जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। भूमि सुधारों की मांग की। राष्ट्रपति पद के पहले प्रत्यक्ष चुनाव का बहिष्कार करने की बात अगर प्रत्याशी समर्थन नहीं करते हैं, तो ये बात उन्होंने कही, अगर हमारी मांगों का समर्थन नहीं करते हो तो हम बहिष्कार करेंगे, चुनावों का, वोट ही नहीं देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे अपना रखा, गवर्नमेंट के सामने विरोध प्रकट किया अपना। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ। एंड नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, नैपम, NAPM, आंदोलनकारी संगठनों का संगठन, इसका जिक्र यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानना होगा नापम के बारे में, तो देखते हैं बाद में। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट केन्या के अंदर शुरू हुई, जिसमें 3 करोड़ पेड़ों को लगाया गया, और लीडर थे इसके वंगारी मथाई। दबाव समूह और आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। तो दबाव समूह की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लोकतंत्र के अंदर। सरकार पे दबाव बनाते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, जो सामाजिक हित में होती है, समाज के हित में होती है। चैप्टर 6 है राजनीतिक दल। लोगों के ऐसे संगठित समूहों के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकारों में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। ये मोटा मोटा राजनीतिक दलों का डेफिनेशन है कि वो कौन है, क्या करते हैं, कैसे काम होगा। अगर दल ना हो तो ये सवाल देखने को मिलता है हमें इस चैप्टर के अंदर। तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, सरकार बन जाएगी, पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। ये बहुत गहरा सवाल है। मैं खुद ये बात बोलता हूँ कि आप वोट अपने लोकल एरिया का कैंडिडेट देख के करें, मगर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को चुने, और ऐसे 543 इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को हम चुन लेते हैं, वो सभी राष्ट्रपति बनना चाहेंगे, प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, कैसे पॉसिबल होगा। तो ये है कि पार्टियों को मजबूर किया जा सकता है कि आप अच्छे उम्मीदवारों को उतारें, तब हम चुनेंगे। तो पार्टियां इसलिए ज़रूरी है कि एक कंसोलिडेटेड पार्टी रहती है, तो उससे क्या है कि सरकार टिकाऊ सरकार होती है, लंबी चलती है, अच्छे से पॉलिसी बना सकती है। बशर्ते उसका उपयोगी होना ज़रूरी है, पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना ज़रूरी है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। चीन के अंदर 1 पार्टी सिस्टम है। ब्रिटेन एंड अमेरिका के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है। रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, अमेरिका के अंदर ये 2 प्रमुख समूह है। तो ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी है एंड एक लिबरल पार्टी है, उसका नाम जो शायद ध्यान नहीं आ रहा है। 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में 3 प्रमुख गठबंधन थे, NDA, UPA एंड वाम मोर्चा। NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड वाम मोर्चा लेफ्ट। ओके। मान्यता प्राप्त दल, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे ज़्यादा हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो राज्य राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाती है उसे। एक राज्य में एक मान्यता प्राप्त दल होता है। लोकसभा चुनाव
और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा में मिनिमम 4 सीट जीतता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। वहीं पे मुख्य राष्ट्रीय दलों की बात की जाए तो कांग्रेस 1885 में बनी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1980 में बनी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984 में बनी। जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनसंघ में जड़ें उसकी मिलती है, एंड बहुजन समाज पार्टी की वाम सेफ में, एंड भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 सीपीआईएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 जो सीपीआई के नाम से भी जानी जाती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है 1999 के अंदर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, आम आदमी पार्टी 2012, दिल्ली में अन्ना आंदोलन के बाद, निर्भया केस के बाद देखने को मिलती है हमें उसका उद्भव, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013। ये मुख्य पार्टी है भारत की। एंड वर्तमान में 2023 में जो दल नेशनल पार्टी है 2023 के अंदर में 2006 नेशनल पार्टीज है अभी, एंड 54 स्टेट पार्टीज है भारत के अंदर 1 जनवरी 2014। ठीक है, अमेंडमेंट 2016 एक लागू हुआ। इफ अ पॉलिटिकल पार्टी फेल टू फुलफिल द क्राइटेरिया इन द subsequent Lok Sabha or state legislative assembly election, they lose their status as a regional recognized party। अगर जो एक बार स्टेटस मिल गया बट जो अगले चुनाव हो रहे हैं उसमें अगर वो नहीं कर पाती है परफॉर्म, देन उनका स्टेटस चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2016 में अनाउंस किया था दैट सच अ रिव्यू वुड टेक प्लेस आफ्टर 2 consecutive elections इंस्टेड ऑफ एवरी इलेक्शन। तो 2 लगातार इलेक्शनों के बाद ये रिव्यू किया जाएगा, इसका ये अमेंडमेंट किया गया था। तो चैप्टर 7 है लोकतंत्र के परिणाम। तो आर्थिक चुनौतियां उसका जिक्र इस चैप्टर के अंदर मिलता है। 1900 जब देश नए नए आज़ाद हुआ था तो आर्थिक चुनौतियां थी काफ़ी ज़्यादा, तो उस सब का जिक्र इसके अंदर है। 1950-2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक संवृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर था 1950 से सन 2000 के बीच में। डेमोक्रेसीज की जो ग्रोथ रेट थी वो 3.95 थी, एंड वहीं पे जो डिक्टेटरशिप्स थे उनकी 4.42% थी ग्रोथ। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। तो यहाँ पे ये जिक्र देखने को मिलता है कि शुरुआत में तो भाई तानाशाही जो डिक्टेटरशिप थी, एक बंदे के हाथ में सारी पावर थी, वो डिसीजन ले रहा था। जैसे चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं, चाइना को लिटरली सुपर पावर बनाने में एक चीज़ का भी ध्यान है कि वहाँ पे ना पॉलिटिक्स इतनी इंटरफेरेंस नहीं था कि मल्टीपल पार्टीज आपस में लड़ रही है, लोग अपनी पसंद की सरकार चुन रहे हैं, फिर वो उस पर दबाव डाल रहे हैं काम करने के लिए। एक बंदा बैठा, उसने करा, उन्होंने काम करा, तो ग्रोथ वहाँ पे दिखी। बट ओवर द टाइम वो सिस्टम एक तरीके से कोलैप्स कर जाता है। ज़्यादातर डिक्टेटरशिप्स का हाल बुरा होता है क्योंकि एक बंदा सही आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले बंदे लगातार सही होंगे। नॉर्थ कोरिया का आप चेक कर सकते हैं, हाल बहुत बुरा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था ये मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर। अब लोकतंत्र की चुनौतियाँ चैप्टर 8 है, जिसमें विस्तार की चुनौती है लोकतंत्र को लेकर कि, और फिर लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियाँ हैं यहाँ पर। बहुमत की तानाशाही पर रोक लगाने की चुनौती है सबसे बड़ी, कि बंदा बहुमत को साध ले कोई रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, एंड सत्ता छोड़े ही ना और फिर अपनी मनमर्जी चलाने लगे, तो वो एक तरीके की तानाशाही हो जाती है। तो उसका जिक्र यहाँ पे देखने को मिलता है। एक किताब है स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा, जो कि डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने लिखी है, उसका जिक्र देखने को मिलता है हमें। बिरसा मुंडा के बारे में जिक्र मिलता है। जो बिरसा मुंडा को भगवान ही माना जाता है आदिवासी समूह में। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आज़ाद स्वतंत्र सेनानी थी, उनका जिक्र मिलता है। और फिर एक किताब और का जिक्र मिलता है हमारा, अद्भुत वायुमंडल अब मैला क्यों, अजीत राम वर्मा की किताब है जो कि पर्यावरण मुद्दों पे हमारा ध्यान पहुंचाती है, डलवाती है। हमारा अद्भुत वायुमंडल अब मैला क्यों, और ये शीर्षक है उस किताब का, जो कि अजीत राम वर्मा ने लिखी थी। इन 2 किताबों का जिक्र है। तो ये हमारी 10th क्लास तक की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है।